नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव बैगोवाल में, जिसका ब्लॉक पड़ता है दोराहा। आपको बता दें, ये जो गाँव आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, किसानों ने फसल के अवशेष को प्रबंध किया है और यहाँ के किसानों का बताना है कि 95% जो हमारे किसान भाई हैं फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं और वो इससे लाभ ले रहे हैं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। अभी आपने देखा गांव का जायजा। अब आपको कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना लेकर चलते हैं। वहां पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने पराली से चलने वाला बायोगैस प्लांट बनाया है। आइए कृषि विज्ञान केंद्र चलते हैं। प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है पराली से चलने वाला बायोगैस प्लांट है। ये जो तकनीक है ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई तकनीक है, जिसमें हम पराली का यूज़ करके और उसमें थोड़ा गोबर मिक्स करके जो इससे बायोगैस बनाते हैं और इस यूनिट में जो है बायोगैस वो तैयार होती है और वो तैयार होकर हमारे इस फ्लोटिंग टैंक में आ जाती है। जैसे जैसे इसमें बायोगैस बढ़ती जाती है ये टैंक ऊपर उठ जाता है और इस टैंक का जो कनेक्शन है वो हमने अपने किचन को दे रखा है। सो ये जो मॉडल हमने बनाया है ये हमने किसानों को दिखाने के लिए एक स्वचालित जो मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि जो किसान भाई अपना बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं वो इसको देख के वो अपना प्लांट लगा सकें। सो इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमने इस बोर्ड पे भी लगा रखी है। सो जितने भी किसान भाई हमारे पास आते हैं तो इसमें हमने उनको बताया हुआ है कि इसमें जो है लगभग 16 क्विंटल के करीब जो है वो पराली यूज़ होती है और 4 क्विंटल के करीब जो है गोबर हम इसमें डालते हैं। सो हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके वो जो है उस टैंक में, ऊपर वाले टैंक में डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसमें गैस बननी शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो गैस है इस टैंक को भरना शुरू कर देती है। और जब ये टैंक भर जाता है तो ये पानी के प्रेशर के कारण ये जो गैस है वो इस कनेक्शन के साथ हमारे किचन के पास जो है पहुंचती है। सो अब बात ये उठती है कि इसको अगर कोई भी किसान जो हमारा फार्मर है इसको अगर लगाता है तो उसमें ये है कि इसमें 4 महीने तक अगर 10 से 12 बंदों का भी परिवार है तो उसको जो है बायोगैस जो है मिलती रहती है और इसको एक बार भर के 4 महीनों तक इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सो 4 महीने तक ये जो है आपको बायोगैस ये जो है देता रहता है। और ये जो हमारा बायोगैस प्लांट है ये हमारा 2 टन कैपेसिटी का जो बायोगैस प्लांट है, इसको बनाने में लगभग 2 लाख रुपए तक का जो खर्चा वो हमारे किसान भाई का आ सकता है। अभी आपने जाना हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं किस तरीके से पराली से बायोगैस बना रहे हैं। आइए अब आपको चौपाल में ले चलते हैं। हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बैगोवाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन की योजना 2018 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका दायरा पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। इन 4 जगह पर ये योजना शुरू की गई है। इसके अंडर जैसे कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो हमें मशीनरीज़ जो जितनी भी मशीनरी चाहिए होती हैं फसल के अवशेष को प्रबंधन के लिए, उनको प्रमोट करने का काम दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास मशीनें भी दी गई हैं सरकार के द्वारा, जो कि हमारे किसान भाई उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिना किसी शुल्क के उन्हें ये मशीनें प्रदान करते हैं। और इसके अलावा हर साल 2018 से हम हर साल 4 या 5 गांव अडॉप्ट करते हैं, जिनको हम बर्न फ्री बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई सारे प्रोग्राम हम इसके विषय में करते हैं, जिनको हम मोबिलाइजेशन कैंप्स कहते हैं, और खेत दिवस हम बनाते हैं। किसानों को हम डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए भी मशीनरी प्रदान करते हैं और उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए फ़ंड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं अलग से। मोबिलाइजेशन हम स्कूल और कॉलेज लेवल तक करते हैं, जिससे कि हम स्कूल के बच्चों को ये जानकारी दे सकें कि उनके घर वालों को, अपने घर वालों को इन्फ्लुएंस कर सकें कि हमें इस तरीके से फसल का प्रबंधन सही तरीके से कैसे करना है। फसल अवशेष प्रबंधन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? फसल अवशेष प्रबंधन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम मशीनरी के साथ, कंबाइंस के साथ फसल की कटाई होने लगी, तो फसल के अवशेष बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। जब हाथ से कटाई होती थी तब इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उसको जो किसान हैं जला के उसको ख़त्म करने लगते थे, क्योंकि उनको अगली फसल के लिए, अगली फसल को बोने के लिए खेत खाली चाहिए होता था, जिसके कारण पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या हमने पिछले 3-4 सालों से महसूस की है। इसलिए सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई कि फसल के अवशेष को खेत में ही मिलाया जाए, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बेहतर हो सके, किसी भी तरीके के हमारे जो मित्र कीड़े हैं उनको नुकसान ना हो और वातावरण को भी बचाया जा सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? हम फसल की कटाई होने के बाद जो कचरा रह जाता है ना, उसको काट के फिर उसके बाद अग ला देंगे जी। हुण अग नहीं लाउंदे, बिच्चे फील्ड दे बिच्चे रख देते हैं। आपको लगता है कि फसल के अवशेष को जो आप प्रबंध कर रहे हैं, इससे आपको लाभ मिल रहा है? लाभ भी मिल रहा है, पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। खर्चा कम होना चाहिए, कोई और मशीनरी होवे जो एकदम हो जाए। आप चाहते हैं खर्चा कम हो? हाँ जी, हाँ जी, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन लाभकारी है, वो करते हैं। और उनका एक सवाल है हमारे विशेषज्ञ से, क्या खर्चा भी इसमें कम हो सकता है? क्योंकि इसमें जो प्रबंध कर रहे हैं तो खर्चा उनका ज़्यादा हो रहा है। आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने कहा, ये बात की है कि फसल के अगर अवशेष को हम मैनेज करें तो इससे खर्चा होता है, मगर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी मशीनें और ऐसे मेथड्स दिए हैं जिससे ना सिर्फ खर्चा कम होगा और फसल के प्रबंधन में भी ईजनेस, सरलता आएगी। उसमें जो मशीनें हैं, जैसे हम इन सिटू की बात करते हैं, खेत की पराली खेत में ही इसका प्रबंधन करने के लिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने हैप्पी सीडर है, स्मार्ट सीडर है, सुपर सीडर, ये जो मशीनें हैं, ये मशीनें क्या करती हैं कि 2 मशीनों का सुमेल है। इसमें रोटर और पीछे 0 टिल ड्रिल लगी होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक ही ऑपरेशन में ये पराली का प्रबंधन कर देते हैं और साथ ही साथ जो गेहूं की बिजाई कर देते हैं। इस गांव को भी हमने अडॉप्ट किया, तकरीबन 500 से 600 एकड़ में यहाँ पे हैप्पी सीडर की जो मैं बात कर रहा हूँ उससे बिजाई हुई है। तो इससे जो खर्चे की ये बात करते हैं, अगर हम पहले आग भी लगा देते थे, उसके बाद भी अगर हम खेत को जो जोतना है उसके लिए तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये तक का खर्चा आता था। मगर ये जो हैप्पी सीडर की टेक्नोलॉजी है या स्मार्ट सीडर है, इससे तकरीबन 5 से 6 लीटर जो है डीजल की कंजम्पशन होती है। और अगर हम किराए की बात करें तो 1500 से 1600 रुपये तक 1 एकड़ की जो है वो बिजाई हो जाती है। ये सबसे सरल मेथड जो यूनिवर्सिटी वालों ने जो विकसित किया वो हैप्पी सीडर है। और इसके साथ ही अगर जो पोटैटो वाले फार्मर हैं उनको क्या करना होता है कि फसल की बिजाई के लिए उनको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है पराली। तो उसके लिए वो क्या है कि एमबी प्लो, जो हम मोल्ड बोर्ड प्लो कहते हैं, उससे क्या है कि पराली को पलटी मार देते हैं। इससे थोड़ा खर्चा ज़रूर ज़्यादा आता है, बट ये है कि फार्मर से जब हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि फसल की बिजाई अगर इनकॉर्पोरेट करके करते हैं पराली को, तो उससे क्या है कि उसकी फसल की क्वालिटी एंड एज वेल एज क्वांटिटी भी बढ़ती है, उसका झाड़ बढ़ता है,
यील्ड बढ़ती है और आलू का जो साइज़ है वो भी इम्प्रूव होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बेगोवाल की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी, बताइए किस प्रकार से प्रबंध करते हैं आप? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਪਰ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। फसल अवशेष प्रबंध आप कितने समय से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए जी। आपको लगता है लाभकारी है? हाँ जी, हाँ जी, लाभकारी चीज़ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल अवशेष जो प्रबंधन है वो लाभकारी है। 3 से 4 साल से वो प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲਾ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਲਚਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ SMS ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ जीरो टिल ਨਾਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से आप कौन सी मशीन यूज़ करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका खर्चा भी उसमें कम होगा, तो आप करेंगे? ਲਾਭ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं। ਸਾਡੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ। ये हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब वो फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ जाता है, तो कह रहे हैं किस तरीके से उनको इसका निदान मिलेगा? वो गुलाबी सुंडी के जो मतलब हमला हो रहा है उसके लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक केमिकल का सुझाव दिया हुआ है जिसका नाम एकालक्स क्विनलफॉस है। 25 EC की ताकत वाला वो है। वो आप 800 ml डोज के हिसाब से 1 एकड़ के पीछे उसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपकी फसल में भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप है तो एकालेक्स जो दवाई है उसका आप स्प्रे करेंगे तो उससे आपको निदान मिलेगा। हमारे बीच में
किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? हेलो, सत श्री अकाल जी। हम तकरीबन 17-18 से कृषि विज्ञान से पहले तो जुड़े हैं, तो इन्होंने सुझाव दिता तो सानू हैप्पी सीडर ਦੇ ਵੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਪਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 9 ਏਕੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ KVK ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 16-17 ਮਗਰ 15 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐग्रीकल्चर ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ जुड़ना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए और इनसे लाभ लेना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करके उससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो सब्सिडी लेना चाहते हैं यंत्रों में, तो किस प्रकार से सब्सिडी ले सकते हैं? सर ऐसा है, कृषि विभाग ने ना एग्री मशीनरी पोर्टल है जो वो चला रखा है, तो जो भी किसान वीर अगर निजी तौर पे लेना चाहता है तो उसको 50% तक सब्सिडी उपलब्ध है। अगर वो कस्टम हेयरिंग सेंटर और ग्रुप में लेगा, अगर सहकारी सभा लेती है तो उसके लिए 80% तक सब्सिडी पराली प्रबंधन के लिए जो मशीनरी उस पर उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बेगोवाल की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SMS ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ कुछ ना कुछ ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सिडी मुहैया करवाई जाए। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि सब्सिडी हमारे जो है कृषि विभाग ने बताया, हमारे जो वैज्ञानिक कृषि विभाग से, उन्होंने बताया कि इस पे सब्सिडी भी दे रही है सरकार। सरकार दे रही है पर वो कुछ किसानों ਨੂੰ मिल रही है, ज़्यादा ਨੂੰ नहीं मिल रही, जिवें हरेक ਨੂੰ नहीं मिल रही। क्या आपने हमारे वैज्ञानिक से संपर्क किया? नहीं, संपर्क तो किया लेकिन पर वो सब्सिडी रोटावेटर पे अभी बंद कर दी गई है सरकार ने। सुपर सीडर के लिए 70 हॉर्स पावर 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन पर वो हमारे पास वही 50 HP का ट्रैक्टर है, वो खींच नहीं रहा है, उस पर प्रॉब्लम आ रही है। हम फिर भी उसके होते हुए भी प्रबंध कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं? बिल्कुल सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं सवाल ये करना चाहूँगा भी हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है पर हम कहाँ से उसके लिए भी छोटी मशीनरी, छोटे ट्रैक्टर के लिए बड़ी मशीनरी कहाँ से उपलब्ध होगी और हमें कैसे वो चलेगा हमारा। और सरकार को चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ न कुछ मुहैया कराए, जो भी सब्सिडी देनी चाहती है सरकार वो दे सभी किसानों को। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनको वो कहना चाह रहे हैं कि जो छोटा किसान है वो किस तरीके से इन यंत्रों का लाभ ले सकता है। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जो छोटा किसान है वो अपनी सहकारी सभा से वहाँ से इम्प्लीमेंट ले सकता है। इसके अलावा सरकार ने जो CRM स्कीम है उसी के अधीन 80% अगर ग्रुप बनाकर हम कस्टमर हियरिंग सेंटर बनाते हैं उस पर भी 80% सब्सिडी ग्रुप में किसान को उपलब्ध करवाई जाती है। तो छोटा किसान भी लाभ ले सकता है? बिल्कुल सर, छोटा किसान, उसको ट्रैक्टर खरीदने की खुद ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सहकारी सभा से और ग्रुप बनाकर इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि उस वहाँ पे हमने कस्टमर हियरिंग सेंटर विकसित कर दिया है गाँव में। जो किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर? मेरा एड्रेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ब्लॉक समराला है और मेरा नंबर 7508018317 है। अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो छोटा किसान है वो भी इस योजना से लाभ ले सकता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं अपने गांव और अपने किसानों की तरफ से DD किसान TV का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव के किसानों की आवाज़ है जो देश के कोने कोने में पहुंचाई। और इसमें आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार मेरे गाँव में 95% किसानों ने आग नहीं लगाई है। उन्होंने फसल का, इसमें पराली का ऐसे ही प्रबंधन किया है। हम पराली का प्रबंधन ऐसे करते हैं सर, जैसे पहले कंबाइन में SMS सिस्टम लगता है, उससे पराली को धान जब काटते हैं बीच में ही काटा जाता है और खेत में बिछा दिया जाता है। और उसके बाद इसमें 2 तरीके के एप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं। या तो हम इसे हैप्पी सीडर से ऐसे ही बीज देते हैं, या एक गठड़ी बनती है इसकी जो कि जैसे बायोगैस प्लांट है, या फिर ला लिया जी आप गत्ता है, उसमें भी पराली का यूज़, उसमें यूज़ करने के लिए हम उसे खेत से उठवा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਲਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋਗੇ ਹੈਪੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ है। देखिए किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि गुल्ली डंडा खरपतवार हो रहा है, उससे किस तरीके से वो निदान पा सकते हैं? हाँ जी, जैसे कि मेरे किसान भाई ने बात की कि ये कहा जाता है कि हैप्पी सीडर में गुल्ली डंडा नहीं आता, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहते हैं। गुल्ली डंडा आ सकता है हैप्पी सीडर में बजाई करते, वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे किसी पहले हमने कंबाइन से हार्वेस्ट किया और बजाई करते करते कुछ समय निकल जाए और नमी ज़्यादा हो तो गुल्ली डंडा पहले से ही चल पड़ता है। उन खेतों में हमारी सिफारिश ये है कि अगर उसमें गुल्ली डंडा पहले ही निकल आता है और आपने हैप्पी सीडर से बजाई करनी है तो हम कहते हैं कि आपको ग्रेमेक्सॉन की एक स्प्रे है, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे कर देनी है और उसके 48 घंटों के बाद दोबारा आप हैप्पी सीडर से अगर बजाई करोगे तो उसकी रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा अगर फिर भी हमें डर होता है कि गुल्ली डंडा जो है वो साथ में ही उगाएगा वीट के, तो हमने रिकमेंडेशन की है कि पेंडीमेथिलीन एक साल्ट है, उसकी 1.5 लीटर हम सिफारिश करते हैं, उसको 200 लीटर पानी में अगर उसकी स्प्रे कर देते हैं बजाई के
के तुरंत बाद, तो उससे इस नदीन का कंट्रोल हो जाता है। अगर वो हैप्पी सीडर वाले खेत हैं और आपने पेंडीमेथिलीन साल्ट बरतना है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि हमने 1.5 लीटर पेंडीमेथिलीन साल्ट को यूरिया में मिक्स करके उसका छिट्टा दे दिया और उसके बाद जब हैप्पी सीडर से बिजाई की तो काफ़ी हद तक गुल्ली डंडे का जो कंट्रोल है वो हमें देखने को मिला है। सो ये इस तरीके से उसका कंट्रोल जो है किया जा सकता है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपके खेत में भी गुल्ली डंडा का प्रकोप है, अगर आपने भी हैप्पी सीडर से अपने फसल के अवशेष को प्रबंध किया है तो उससे आप निदान पा सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव बैगोवाल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।